गाइस, क्रिप्टो मार्केट का एक सबसे बड़ा मूवमेंट आ रहा है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्लैरिटी एक्ट को पास कर दिया है। ये बिल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम इस बिल को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये क्रिप्टो मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ये सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर डिफाइन करने वाला स्टेप है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपको मिलने वाला एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप समझ सकें कि ये बिल किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैरिटी एक्ट के बारे में। ये बिल क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्लियर रूल्स देने का काम करेगा और इस बिल को 294 वोट्स के साथ यूएस हाउस ने पास कर दिया है। ये बिल बेसिकली डिजिटल एसेट्स को डिफाइन करता है और ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स को एसईसी रेगुलेट करेगा और कौन से प्रोजेक्ट्स को सीएफटीसी रेगुलेट करेगा। ये प्रोसेस क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ग्रे एरिया में थी, कोई क्लियर रेगुलेशंस नहीं थे। एसईसी या सीएफटीसी कौन इसे रेगुलेट करेगा, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन था। क्लैरिटी एक्ट ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता है और डिफाइन करता है कि टोकन्स कैसे क्लासिफाई होंगे, सिक्योरिटीज या कमोडिटीज। अगर कोई टोकन सेंट्रलाइज्ड है तो एसईसी उसे रेगुलेट करेगा, अगर टोकन डिसेंट्रलाइज्ड है तो सीएफटीसी उसे रेगुलेट करेगा। ये सिस्टम काफ़ी क्लियर है। इमेजिन करो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको पता हो कि आपके एसेट्स किसके अंडर में आते हैं, तो आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे क्रिप्टो मार्केट में, राइट? यही क्लैरिटी एक्ट का मेन फोकस है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे, ये टोकन क्लासिफिकेशन कैसे काम करेगा? वेल, कोई टोकन जो पहले सेंट्रलाइज था, अगर वो फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो उसे कमोडिटी बनने का चांस मिलेगा। जैसे एक टोकन स्टार्ट होता है एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ, तो एसईसी उसे रेगुलेट करेगा। फिर जब प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाता है और डिसेंट्रलाइज हो जाता है, तब सीएफटीसी उसको कंट्रोल करेगा। ये क्लैरिटी एक्ट इस प्रोसेस को क्लियर करता है। ये सिस्टम बनाता है जिसमें एक टोकन को शिफ्ट किया जा सकता है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, और ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। टोकन की जर्नी जो पहले एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी था, अब एक डिसेंट्रलाइज कमोडिटी बन सकता है। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अब अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए एक क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट अपने टोकन को सेंट्रलाइज रखना चाहता है तो वो एसईसी से रेगुलेट होगा, और अगर वो अपने नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करना चाहता है तो सीएफटीसी उसे रेगुलेट करेगा। ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिडिक्टिबिलिटी देता है। अब हम साथ में बात करते हैं जीनियस एक्ट की, जो इस बिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक्ट स्टेबल कॉइन्स को लीगल फ्रेमवर्क देता है। स्टेबल कॉइन्स को रिकग्नाइज करना एक मेजर मूव है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को अब ऑफिशियली लीगल माना जाएगा और उनके रूल्स सेट हो जाएंगे। तो अगर आपको स्टेबल कॉइन्स के यूज़ पर कुछ कंफ्यूजन थी, तो क्लैरिटी एक्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो स्टेबल कॉइन्स को एक स्ट्रॉन्ग लीगल स्ट्रक्चर मिल सकता है, जिसमें क्लियर रूल्स होंगे जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी एसेट्स में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्टेबल कॉइन्स का रेगुलेशन क्लियर होगा और इससे मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन गाइस, क्लैरिटी एक्ट को लेके कुछ क्रिटिक्स भी हैं। कंज्यूमर ग्रुप्स और कुछ सेनेटर्स को लगता है कि बिल में कुछ लूप होल्स हैं जो वीक प्रोटेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर बिल के टर्म्स काफ़ी वेग हैं। एक मैच्योर ब्लॉकचेन सिस्टम को डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके क्लियर स्टैंडर्ड्स नहीं दिए गए हैं। ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करना मुश्किल हो सकता है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन जैसे लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स बहुत टाइट हों, लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स को लगता है कि सेल्फ कस्टडी और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर रूल्स होने चाहिए, और इसीलिए सेनेट में इस बिल को लेकर काफ़ी डिबेट्स हो सकते हैं और अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन टाइट रेगुलेशंस से स्मॉल प्रोजेक्ट्स को चैलेंजेस हो सकते हैं। स्मॉलर टीम्स के पास उतने फंड्स और रिसोर्सेज की भी कमी हो सकती है कि वो कंप्लायंसेस के साथ
चल सकें। अब ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्लैरिटी एक्ट का क्रिप्टो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये बिल अभी के फॉर्म में पास हो जाता है तो शॉर्ट टर्म प्राइस में स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। जब ये क्लियर रूल्स बन जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आएंगे और क्रिप्टो को एक मेन स्ट्रीम अडॉप्शन मिलेगा। रेगुलेटरी क्लैरिटी का इफेक्ट ऑलरेडी क्रिप्टो अडॉप्शन पर दिखता है। एक सर्वे में तो ये भी कहा गया है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी ही सबसे बड़ा ड्राइवर है क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए, और ये क्लियर फ्रेमवर्क न्यू प्लेयर्स को मार्केट में लाएगा और क्रिप्टो को लेजिटिमेट बनाएगा। गाइस, क्रिप्टो प्रोजेक्ट को इंस्टीट्यूशनल कैपिटल की ज़रूरत है, और जब क्लियर रूल्स होंगे तो बैंक्स, एसेट मैनेजर्स और बिल्डर्स कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो स्टेबल कॉइन्स का स्ट्रक्चर भी सिक्योर हो जाएगा और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को भी बेनिफिट मिलेगा। क्रिप्टो को सिर्फ अब एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये पेमेंट्स, कस्टडी और कंप्लायंस का भी पार्ट बनेगा। तो गाइस, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द क्लैरिटी एक्ट। क्रिप्टो मार्केट के लिए ये एक मेजर स्टेप हो सकता है, लेकिन सेनेट इसे कैसे ट्वीक करेगा ये देखना होगा। अगर ये पास होता है तो क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ, आपको क्या लगता है क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्ट।